रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। ज्यादा समय नहीं बीतने वाला है, बस अब 15 दिन बाकी रह गए हैं जब 144 सालों के बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो 12 सालों पे लगता है, मैंने 144 सालों की बात क्यों की? क्योंकि इस बार जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, 144 साल पहले ऐसे नक्षत्र बने थे, ये दशा बनी थी, और इस बार 144 वर्षों के बाद ये जो ग्रह जाल दशा बन रही है उसके अनुसार ये महाकुंभ विशेष फलदायी है। और इसीलिए इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। निरीक्षण, जायजा लेना, सारा जो काम है, एक एक सूची को खुद से देखना, एक एक काम को खुद से देखना, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की तरफ से और उनकी सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जो भव्य तैयारियां हैं कुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए, ये तैयारियां कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, और इसीलिए इस तैयारी पर अब सियासत को भारी किया जाने लग रहा है। दरअसल जो तैयारियां चल रही हैं इस महाकुंभ को विशेष बनाने के लिए, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पूरी की पूरी समाजवादी ब्रिगेड ने उन तैयारियों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि भाई जो ये तैयारी हो रही है वो आधी अधूरी तैयारी है, और ये तैयारियों पर जो भी परिस्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है वो सब कुछ फेक है। इसके लिए बकायदा समाजवादी पार्टी ने अपना पीडीए रिपोर्टर भी तैयार कर दिया, और पीडीए रिपोर्टर ने जैसे ही रिपोर्ट सामने रखने की कोशिश की, जैसे ही ये तस्वीरें सामने रखी जाने लगी कि व्यवस्था आधी अधूरी है, तैयारियां आधी अधूरी है, तो जवाब जनता ने ही देना शुरू कर दिया। जनता ही ये कहने लग गई कि साहब आप 2013 के महाकुंभ को भूल गए हैं, 2013 के कुंभ को भूल गए, जहां पर जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अव्यवस्थाओं का अंबार था, जो कि इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार तो व्यवस्थाओं का अंबार है, एक नहीं कई जवाब दिए गए हैं जनता की तरफ से। इन सब के बीच सवाल बड़ा ये उठता है कि एक तरफ तो सरकार इस महाकुंभ को, 2025 महाकुंभ को दिव्य भव्य अलौकिक अद्भुत अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से उन तैयारियों पर सवाल खड़ा करना क्या समाजवादी पार्टी के डर को, उसके भय को, उसकी घबराहट को दर्शा रहा है? क्या ये सीधे सीधे सनातनी प्रतिबद्धता और सनातनी एकता का संदेश जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात के 117वें संस्करण में दिया गया, क्या उस एकता के संदेश से घबरा गए हैं अखिलेश? क्या यही वजह है कि तमाम तरीके की बातों को इस बार सामने रखकर, अव्यवस्थाओं की बातों को सामने रखकर सरकार को घेरने की कोशिश, और इस घेरने की कोशिश में भी तुष्टीकरण की राजनीति छिपी हुई है क्या? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 2025 के महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2013 के उन पन्नों को भी खोलकर देखना चाहिए जब कुंभ में जो अव्यवस्थाएं थी, जो बड़ी गंभीर घटनाएं हुई थी, जो हादसा हुआ था, जिस तरीके से लोगों को काम करना चाहिए था, सरकार और प्रशासन को काम करना चाहिए था, क्या अखिलेश यादव इन बातों को भूल चुके हैं? 2013 की कैग रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है। सवाल यही कि क्या सनातनी प्रतिबद्धता अखिलेश यादव को चुभ रही है? क्या इस बार के महाकुंभ की तैयारी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुभ रही है? क्या इस बार जिस तरीके से सनातन की एकता का संदेश न केवल सरकार प्रशासन की तरफ से बल्कि संपूर्ण संत समाज की तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये संदेश अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुभ रहा है? क्या इस बार व्यापार जिहाद के खिलाफ जो आवाज बुलंद की जा रही है जनता की तरफ से कि किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर प्रतिबंधित हो, क्या ये आवाज, ये सनातनी आवाज, ये एकजुटता अखिलेश यादव को चुभ रही है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम खुलकर बहस करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए रिपोर्ट भी है और चंद बयानात भी हैं। अगर बयान हम सबसे पहले सुना सके अपने दर्शकों को कि किस तरीके से तैयारियों को लेकर
ये जो सियासत चल रही है, जिस पे इस बार यानी 2013 पे 2025 भारी पड़ रहा है, अखिलेश पर योगी भारी पड़ रहा है, इस पर किस तरह से शुरू हो गई है जुबानी जंग, आइए सबसे पहले वो बयान आपको दिखाते हैं। इस बार बहुत लोगों के माध्यम से ये सुनने में आया है, पता चला है कि जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था जब महाकुंभ हुआ था, जो समाजवादी की सरकार थी, तो उससे बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएगी ये सरकार। लेकिन बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। हमारी सरकार में भी कुंभ लगा और अच्छा कुंभ लगा, व्यवस्था ठीक रही, हमेशा ठीक रही। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तो जान ही रहे हो जो काम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे अद्भुत महाकुंभ मेला 2025 को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले दिनों प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 12 वर्ष बाद होने जा रहे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की रणनीति को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार के महाकुंभ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव तिलमिलाने लगे हैं। सभी मतभेदों को दूर कर एकता और शांति का संदेश देने वाले महाविशेष और महापवित्र महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने ओछी राजनीति करके अपनी छोटी सोच का प्रमाण दिया है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद जनता ने ही अखिलेश को इसका जवाब दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। महाकुंभ में पॉन्टून पुलों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 22 पॉन्टून पुलों का निर्माण किया जाना है। इसमें से अब तक केवल 9 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं, बाकी हुई थी। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। अब बीजेपी ने जब अखिलेश को आईना दिखाया तो अखिलेश पर कोई जवाब नहीं बना। जब अखिलेश की तैयारियों पर कोई दाल नहीं गली तो उन्होंने निमंत्रण पत्र पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब अखिलेश यादव शायद ये भूल रहे हैं कि हिंदू धर्म में भी जब भी किसी शुभ पर्व का आयोजन होता है तो उसके बारे में लोगों को सूचित अवश्य किया जाता है। इसके अलावा हमारे धर्म सिद्धांत में अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी लोगों को जानकारी दी और संकल्प भी दिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का भी संकल्प लेकर लौटे। साथ ही उन्होंने महाकुंभ की तैयारी पर भी विस्तार से चर्चा की।
याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। जहां कण कण में श्रद्धा का वास है, जहां पग पग में आस्था और विश्वास है, वो तीर्थराज है, वो प्रयागराज है। महाकुंभ आस्था और संस्कारों का पर्व है। इसे पवित्र बनाए रखने के लिए फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियां न फैलाएं। सुदर्शन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जिम्मेदारी से पेश आएं, सत्यापित स्रोतों से ही जानकारी साझा करें और समाज में एकता और शांति का संदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संदेश दे दिया है और यही बातें, यही संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है। क्या यही एकता का संदेश चुभ रहा है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि एक तरफ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र जो अपने आप में 76वां जिला बन चुका है। 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, 76वां ये जिला है। स्पेशल तरीके की यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। 44-45 करोड़ लोग आने वाले हैं सिर्फ एक स्थान पर महाकुंभ में। उत्तर प्रदेश की आबादी जहां 24-25 करोड़ है, उसके दोगुने से भी ज्यादा लोग अगर आ रहे हो। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है। अमेरिका जैसे देश की आबादी 33 करोड़ है, उससे ज्यादा अगर महाकुंभ में लोग आने वाले हो, भक्ति और श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ रहा हो, तो योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिबद्धता को और दुगने तिगुने तरीके से बढ़ाते हुए दावा कर रहे हैं कि तैयारियां 100 करोड़ लोगों की है। जब तैयारियां हैं तो तैयारियों पर इतनी सियासत क्यों? आइए इसी पर करते हैं आज की चर्चा। स्वागत करते हैं आज के अतिथियों का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अशोक जी आप ही से जवाब चाहती हूं, क्योंकि मैं स्वयं प्रयागराज से आती हूं, आप सभी ये बात जानते भी हैं। और 2013 महाकुंभ को भी मैंने देखा था और 2025 इस बार भी मैं इसकी साक्षी बनने के लिए बहुत जल्द वहां पहुंचने वाली हूं। 2013 की तैयारियां और 2025 की तैयारियां, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं लेकिन जवाब तो जनता ही दे रही है साहब। ये तैयारियां या क्या ये डर, ये भय है कि कहीं सनातनी एकता का जो संदेश है वो समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बड़ा जवाब तो नहीं है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है कि चंवर जमुन अरि गंग तरंगा दे कि होए दुख दारिद भंगा। मतलब गंगा जमुना जी के श्वेत और श्याम तरंगों को देखकर दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, लेकिन योगी सरकार उन गंगा जमुना की तरंगों के बीच क्या देख रही है? सवाल ये उठता है और सवाल यही हम लोग उठा रहे हैं कि उस संगम के तट पर योगी सरकार क्या देख रही है? योगी सरकार देख रही है अपना राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ, दो चीज देख रही है। हमारा विपक्ष के होने के नाते नैतिक कर्तव्य बनता है कि योगी के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए वहां की तैयारियों पर। उनका ध्यान है 5000 करोड़ के बजट पर कि किस तरह से मां गंगा के सफाई अभियान में जैसे बंदरबाट किया गया धन का, किस तरह से भगवान राम मंदिर के निर्माण के समय धन का बंदरबाट किया गया और हमारे भक्तों को, राम भक्तों को जानवरों की चर्बी से बना लड्डू खिलाया गया। और उसी तरह से कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो जाए कुंभ में
कि जैसे हमारी आस्था को चोट पहुंचे, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से उन तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी कमी न रह जाए जो कमियों से हमें रूबरू होना पड़ा है, जो मैंने गिनाए हैं जो लावनी जी। तो इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले गंगा जी के ऊपर स्टील का पुल बन रहा था और जो जिसका पिलर ढह गया और कई मजदूर उसमें दब गए, चोटिल हो गए, शायद कोई मर भी गया उसमें मजदूर। तो इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, इन लापरवाहियों पर ऐसा कोई सरकार न करे काम कि जिससे हमारे मजदूर या वहां पे आस्था लापरवाहियों के बारे में सवाल उठाना ठीक है, लापरवाहियों के बारे में सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन लापरवाही की बात उस पार्टी के नेता कर रहे हैं जिन्होंने 2013 में जब कुंभ का आयोजन किया और इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी, फ्लाईओवर टूट गया था साहब स्टेशन पर और मेरी वहां उपस्थिति थी और मैंने देखा था 1.5 घंटे तक प्रशासन का कोई शख्स वहां पहुंचा नहीं था वहां पर किसी भी तरीके की सुविधा मुहैया कराने के लिए। जो यात्री थे और जो पत्रकार वहां मौजूद थे वो सहारा दे रहे थे मुश्किल में भरे हुए लोगों को, और आप लापरवाही की बात करते हैं। कम से कम इतिहास के उस पन्ने को भी देख लीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव उजागर करना चाहते हैं कमियों को, लेकिन जो जनता जनार्दन है वो तो उसी सवाल पर, उसी कमी पर ही उनको आईना दिखा रही है। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल ही नहीं है, जवाब देने से पहले जनता जनार्दन ही उस सच को सामने ला रही है। तो ये भ्रम नहीं है तो और क्या? नहीं, जनता जनार्दन ने तो आज नहीं, जनता जनार्दन कई बार सरकार के ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया, उन्होंने विपक्ष को, अखिलेश यादव को बाकायदा ट्रोल कर लिया गया सोशल मीडिया पर। आप भी जानते हैं ये बात कि उन्होंने जिस वीडियो को सामने रखा उस वीडियो के जवाब में दूसरे वीडियो आ गए और वो पोस्ट करने वाले कोई और नहीं, आम जनमानस जो खुद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से लोग आते हैं, उन्होंने खुद वीडियो क्लिपिंग्स बनाकर आपके सामने रख दिए। तो ये जवाब तो बीजेपी का नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से आप लोग जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? लावनी जी, ये जो ट्रोलर्स की बात आप कर रही हैं, ये ट्रोलर्स भी उसी भाजपाई इकोसिस्टम के पार्ट हैं, जो इकोसिस्टम इस तरह के धार्मिक आयोजनों में जो राजनीतिक लाभ, मुझे पता था कि आप यही कहने वाले। अभी थोड़ी देर में आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बना देंगे। अशोक जी, आपको पता है आप लोग जब इस तरीके से चीज़ों को डिफेंड करते हैं, मुझे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जब बाद में आप लोगों के इस शोज को देखा जाता है यूट्यूब पर, तो उस पर आप जरा कमेंट्स पढ़ा करिए। और आप जनता जनार्दन को, अभी आप 36 सीट लेकर आए, आप धन्यवाद दे रहे थे उस जनता जनार्दन को, और वही जनता जनार्दन जब आपके झूठ पर सच का जवाब देती है तो जनता जनार्दन बीजेपी की हो जाती है। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। रमाकांत जी जवाब देना चाहेंगे? योगी की हिंदुत्ववादी इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है, या घबरा गए हैं ये लोग? देखिए लावनी जी, यहाँ पर एक मैं चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये संस्कार की बात है। अभी मैं बिल्कुल अशोक यादव जी की बात सुन रहा था मैं, बिल्कुल देखिए, एक आदमी को एक गिलास भरा हुआ नजर आ रहा है, आधा गिलास भरा हुआ नजर आ रहा है, और एक आदमी को वही गिलास आधा खाली नजर आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया ये संस्कार की बात है। अब देखिए, योगी साहब ने जिस तरह से तैयारियां की है वहां पर कुंभ के अंदर में, मुझे लगता है जो पिछला जो कुंभ लगा था उससे दुगुने, मुझे लगता है 45 करोड़ के आसपास वहां पर जनमानस आस्था के जो प्रतीक है प्रयागराज, निश्चित तौर पर वहां पर पहुंचने की संभावना है। और उसके लिए जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की है, खास करके योगी जी खुद उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके पास जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जितना भी ये है पूरे, मैं कह सकता हूं जो कि लाव लश्कर के साथ पूरी तरह से किस तरह की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के हो, संरक्षा को लेकर के हो, यातायात को लेकर के है, सब कुछ ऐसी व्यवस्था वहां पर की जा रही है जो मुझे लगता है जो कि 45 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा अगर आस्था के वहां पर महाकुंभ के अंदर में अगर आ जाए कोई, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मुझे विश्वास है। जहां तक बात है 2013 की, हम लोगों ने देखा था जो कि उस कुंभ के जो आयोजक थे, जिस तरह से वहां पर आयोजन करता है, जो मैनेजमेंट देख रहे थे वो हमारे आजम खान साहब थे, और आजम खान साहब का किस तरह से मैनेजमेंट रहा वो हम लोगों ने सब देखा। जैसे आपने जिक्र किया, जो कि वो घटना हमें भी याद है, हम लोग तो खैर नहीं गए थे, लेकिन वो घटना हमें भी याद है, जो किस तरह से स्टेशन के ऊपर में भगदड़ मचने से वहां पर किस तरह से पब्लिक को, जनता को किस तरह की परेशानी हुई और कितना कैजुअलिटी भी हुई वहां पर। तो मुझे लगता है जो कि ऐसे प्रबंधन के ऊपर में अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं
जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता बिल्कुल आश्वस्त है, जो कि वहां नहीं पर जो- रमाकांत जी, सवाल मेरा ये था कि भ्रम पैदा करके आखिर समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है? क्या ये जो एकता का संदेश, सनातनी एकता का संदेश, जो सनातन के प्रति प्रतिबद्धता, जो व्यापार जिहाद जैसे चीजों को सामने रखकर संत समाज ने कहा कि कोई भी गैर हिंदू वहां प्रवेश ना करे, ये जो एकजुटता है, हिंदुत्व की एकजुटता, क्या इससे घबरा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? उसी विषय पे आ रहा हूं। निश्चित तौर पर जैसे देखा आपने, जो कि पिछला जिस तरह से चुनाव हुआ है, या जिनका अपना पूरा ही बैकग्राउंड जिनका रहा है, जिन राजनीतिक पार्टियों का बैकग्राउंड रहा है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया है, वहां पर जिस तरह से हम किसी आस्था को लेकर के ही अगर हम वहां पर एकता का एक संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्षियों को घबराहट तो होगी। इसमें घबराहट में तो ये कहीं घबराहट क्या ऐसी बात की है? ये घबराहट क्या ऐसी बात की है क्योंकि सनातनी एक हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व, ये एकता की बात हो रही है? नहीं देखिए, हिंदुओं की एकता की बात जब भाजपा करती है तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है जब उन्हीं की सरकार, योगी सरकार, पिछड़े दलितों को हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं। आप देखिए कई ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको मिलेगा लावनी जी, जो पिछड़ों दलितों को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार हिंदू नहीं मानती है। अगर हिंदू मानती तो उनके साथ भेदभाव नहीं करती। तो आप छोड़ दीजिए सनातनी एकता, हिंदू एकता, ये सब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग टूल है। दूसरी बात, जो संतों की बात आपने किया लावनी जी, तो संत जो आवाज उठा रहे हैं, जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, वहां पे जो होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं, वो नारे मुझे लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ग्रसित लोग हैं। संत समाज का क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है? मतलब समझ में नहीं आता मुझे। जो जनता अगर आईना दिखाए तो वो बीजेपी सपोर्टर हो जाती है, बीजेपी के लोग हो जाते हैं। अगर संत समाज आईना दिखा रहा है, संत समाज एकता की बात कर रहा है, तो फिर वो एक एजेंडा के तहत वो भी बीजेपी के अधीन हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ये कैसे, आपके पास आखिर कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे आप पता कर लेते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं? संत समाज की राजनीतिक मंशा क्या हो सकती है? संत समाज राजनीति के लिए काम करेगा, राजनीति के लिए संदेश देगा। अरे अशोक जी, कम से कम संत समाज का तो कम से कम आप अपमान मत करिए। 10 सेकंड में लूंगा। हाँ। सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा संत समाज की नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा संत लोगों की है, जो माननीय योगी जी को देखते हैं मुख्यमंत्री बने हो, तो उनके मन में भी भाव उठते हैं। बताइए, अब आप चुनिंदा पर आ गए। जब मैंने आपसे संत समाज पर सवाल कर लिया तो आप चुनिंदा पर आ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद अपने बयानों में, खुद अपने जवाब में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 20 सेकंड बस दे दीजिए, 2 मेहमान और हैं, जवाब दे दीजिए रमाकांत जी, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं जो कि हिंदू एकता की बात यहाँ पर निश्चित तौर पर जो संदेश है, वो कहीं ना कहीं विपक्षियों को नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। एक चीज बताइए ना लावनी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्थिक लाभ किस आधार पर आप कह रहे हैं जो कि आर्थिक लाभ ले रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं जो कि आस्था में इतने व्यक्ति आएंगे, वहां पर इतने जो आस्था के का जो वहां पर कुंभ है, उसमें अगर शरीक होंगे, उसमें अगर सम्मिलित होंगे, तो आपको इसमें तकलीफ क्या है? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरह की तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, चंद्रांशु जी महाराज और रतन तिवारी जी भी इंतजार करें, अब उनका भी कमेंट जरा ले लेते हैं। पहले चंद्रांशु जी महाराज जी, आप लोगों भी, क्योंकि समस्त संत समाज ये तीर्थराज प्रयाग में ये एकजुटता, ये समागम, ये विहंगम समागम बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। देखिए इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से, जरा विजुअल दिखा दीजिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को, किस तरह से मेला क्षेत्र में गश्त लगाई जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद गश्ती कर रहे हैं, हर रोज मॉक ड्रिल हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी लोगों को ना हो। जो वहां पर भक्त पहुंचने वाले हैं, जो श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था दुरुस्त हो, हर एक व्यवस्था का माइन्यूटली रियलिटी चेक भी किया जा रहा है। देखिए 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, एक 2013 की है और एक आज की तस्वीर आप देख लीजिए, यानी 2025 में क्या तैयारियां हैं। दोनों तस्वीरें अलग हैं, लेकिन चंद्रांशु महाराज जी, क्या जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि व्यवस्था या तैयारी पूरी नहीं है, आधी अधूरी तैयारी है, आप लोग इससे सहमत हैं? क्योंकि आप लोग तो वहां पहुंच ही रहे हैं। संत समाज संतुष्ट नजर आ रहा है तैयारियों से? जी, ये कुंभ सामान्य कुंभ नहीं है, संयोग से आपकी जन्मभूमि तीर्थराज प्रयाग है। आप जानती हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थपति में, तीर्थराज प्रयाग में केवल हमारे साधु संत महात्मा ही नहीं आते, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मध्यम सकल त्रिवेणी, वो सभी लोग, देवता लोग, असुर लोग, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, सभी इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृत, सनातन संस्कृत का, एकता का
एक ऐसा संदेश देने वाला ये त्योहार है कि अपने आप अभूतपूर्व वहां पर ऊर्जा होती है। बिल्कुल अब ये बात है, अभूतपूर्व अंधे ऊर्जा को होती है। थोड़ा सा अगर कुछ वीडियो नहीं आपका दिखाई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं आ रही हूँ महाराज जी आपके पास, पुनः आ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त महंत मोहन भारती जी, जो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। महंत मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरोप लगातार लगा रही है विपक्ष, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तैयारियां दुरुस्त नहीं आ रही है। अखाड़ा परिषद ये कह रहा है कि तैयारियां भी है और सनातनी एकता का संदेश भी है। आप लोग जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों से सहमत है? तैयारियां दुरुस्त नजर आती है? बेबुनियाद है, बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में और मेला अधिकारी और प्रशासन बढ़िया तैयारी कर रहा है। दिव्य और महाकुंभ का जो संकल्प है वो पूर्ण रूप से साकार होगा। ये राजनीतिक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। मैं खुद एक अखाड़े का सचिव हूँ और तैयारी बढ़िया चल रही है। कुछ दिक्कत है लेकिन आपसी मेलजोल से सब दूर हो रही है और एक दिव्य और महाकुंभ की ओर ये मेला अग्रसर हो रहा है। महंत जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा तो हर कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ में आप लोगों की उपस्थिति होती है। 2013 और 2025 कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं व्यवस्थाओं में? बहुत बड़ा जी, आसमान और धरती का जो अंतर है, क्योंकि व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से बहुत तेजी से विकसित हुई है और जितनी सुविधा सरकार और प्रशासन साधुओं को बसने में दे रहा है वो 70% सुविधा ज्यादा, पिछली बार 13 में 30% था तो 100% जा रहा है और बिल्कुल आपस के समन्वय से बिल्कुल भव्य और दिव्य कुंभ संपन्न होगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं खाली बौखलाहट का नतीजा है। जनता में कुछ भ्रमित करने की राजनीति चल रही है और हम इसका खंडन करते हैं और एक दिव्य और महाकुंभ संपन्न होगा। गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, ये समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे हैं। नहीं, हमने ये बोला है कि गैर हिंदू तो विदेशी भी आएंगे लेकिन कोई दुकान यहाँ नहीं लगे, कोई नॉनवेज की दुकान नहीं लगे, कोई मांसाहार की दुकान नहीं लगे। कोई आएगा अपनी खाली आइडेंटिफाई वो करे, वेरिफिकेशन, आधार कार्ड हो या कोई पहचान पत्र हो और जो सनातन के नियम है उनका पालन करे। जी, क्योंकि पवित्रता और शुद्धता का सबसे बड़ा महत्व होता है इस महाकुंभ में। तो महाकुंभ यानी आस्था श्रद्धा का वो समागम, वो समेकित समागम जिसमें भव्यतम और दिव्यतम तस्वीर नजर आएगी और एक भव्य संदेश, एक दिव्य संदेश रहेगा एकता का, सनातनी एकता का। क्या यही संदेश भारी पड़ रहा है अखिलेश पर और इसीलिए व्यवस्थाओं को और तैयारियों को लेकर सवाल शुरू कर दिए गए हैं? इसी पर हम कर रहे हैं आज बड़ी बहस। लगातार ब्रेक से पहले भी आप तमाम अतिथियों को सुन रहे थे। एक बार फिर से आइए ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हुए, महंत जी ने अभी ब्रेक से पहले जैसे कहा कि कोई ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसको लेकर बातें कही जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है। रतन तिवारी जी, क्या आप भी इससे सहमत हैं? रतन जी। और सारे मित्रों को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए लावनी जी, एकदम हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार थी तो भी 2013 में ये कार्यक्रम हुआ। बड़े उत्साह के साथ लोग वहां पे गए थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। मुझे ज्ञात है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और मैं भी उस कुंभ में गया था। लावनी जी, बहुत ही अच्छी सुविधा थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उस समय राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया गया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अखाड़ा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और सरकार के खजानों को सिर्फ कहीं न कहीं बेफजूल खर्चा करना चाहती है, वो पूरा देश देख रहा है। हम तो कहते हैं कि आप सनातन धर्म के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, अगर लोगों को फायदा हो उसके लिए खर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल कहीं न कहीं मुझे उचित लगता है। और जैसे हमारे संत महात्मा कह रहे हैं कि वहां पे किसी एक जाति के विशेष लोगों को वहां पे रोक दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। सभी को आने दिया जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्यों अनुचित आपको लगता है?
जैसे अब आप जानते हैं तीर्थ स्थलों की अपनी महत्ता होती है और प्रयागराज की बात हो रही है, यानी तीर्थों के राज की, जो तीर्थराज प्रयाग है, और वहां पर 144 सालों के बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, जो महाकुंभ की परिस्थिति इस बार बन रही है, वो अपने आप में पवित्रतम है, शुद्धतम है। जब दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय और दूसरे धर्म के लोग ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है मक्का में तो कोई हिंदू नहीं जा सकता है, तो फिर अगर एक हिंदू ये चाहता है, संत समाज ये चाहता है कि वहां पर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, तो इसमें गलत क्या है? पवित्रता ही तो परंपरा का आधार तैयार करती है, आस्था का आधार तैयार करती है। लावनी जी, मुझे पता है कि अगर गैर हिंदू वहां पे आएगा तो मुझे ऐसा लगता है उस पवित्रता को वो ध्यान में रख के आएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस कैसे देश आपको में लगता है कि ध्यान में रखकर आएगा? हमने तो केदारनाथ में हमने देखा कि किस तरीके की परिस्थिति बनी, भोजन में क्या क्या डाला गया, किस तरीके की परिस्थिति बनी, आप भी जानते हैं। और आपने कहा 2013 में एक चीज, रमाका जी प्लीज रमाकांत जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन एक चीज जरा रतन जी मुझे बताइएगा, आपने कहा 2013 में आप उस महाकुंभ, उस कुंभ का हिस्सा बने थे, आप मुझे बता सकते हैं कि 2013 में आप किस स्नान का हिस्सा बने थे? आप गए होंगे वहां पर, आप मकर संक्रांति पर गए, आप पौष पूर्णिमा पे गए, मौनी अमावस्या पे गए, अगर आप बता सकें तो। देखिए लावनी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की जो परिस्थिति बनी है, अभी आप कह रहे हैं कि ये खड़ा हो सकता है। मेरा ये सवाल नहीं है, आपने कहा 2013 में आप गए थे और आपने वहां की व्यवस्था देखी थी, तो मैं तो सिर्फ जो स्नान होते हैं वहां पर, विशेष स्नान, उसके बारे में आपसे जानकारी चाह रही थी। खैर, आप जब वहां पर स्टैम्पीड हुआ था, क्या उस वक्त आपकी उपस्थिति वहां पर थी? रतन तिवारी जी, जब स्टैम्पीड हुआ था वहां पर और भगदड़ मची थी और स्टेशन पर जो यात्रियों के साथ हादसा हुआ था, क्या आपकी उपस्थिति उस वक्त वहां थी? नहीं, बिल्कुल मैं वहां पे नहीं था लावनी जी, लेकिन यह जो हुआ था उसका खेद व्यक्त कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके पहले वहां पर कुंभ के दौरान ही भारी तूफान भी आ गया था, उसके बाद की जो स्थिति थी, क्या आपने वो देखी थी? नहीं, मैंने देखी थी, बिल्कुल देखी थी। क्या देखा था आपने? मैं चाहती हूँ जरा आप बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। दुख हुआ था, क्या हुआ था भाई, तुम्हें मारे गए, क्या हुआ, घायल हुए, दुख हुआ था। ऐसी स्थिति ना बने, मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो तो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ था? आप गए थे ना वहां पर, आपकी उपस्थिति थी ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आपने क्या देखा था वहां पर, क्या हुआ था? जी, जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे व्यवस्था एकदम चकाचौंध थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। लावनी जी, आप मुस्कुराएंगी? नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मैं पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप उस सच पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सच का एक उदाहरण, एक तस्वीर मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मैंने सबसे पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि साहब, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ होगा, क्योंकि 2013 की परिस्थिति में भी मेरी उपस्थिति थी और 2025 में भी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा कि दुख हुआ था, लेकिन आपने नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था। जब वहां भारी तूफान आया था तो जो वहां कल्पवासी होते हैं उनके टेंट इस कदर उखड़ गए थे, सुन लीजिए साहब, इस कदर उखड़ गए थे कि महिलाएं अपनी बच्चों को गोद में लेकर, बुजुर्ग एक एक चादर लेकर खुले आसमान के नीचे थे। जो वहां के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने अपने घरों के अंदर उन्हें आश्रय दिया था, लेकिन सरकार और प्रशासन का एक नुमाइंदा वहां पर उपस्थित नहीं था जो उनकी मदद कर पाता। बड़े बड़े साधु संतों के अखाड़े से जुड़े हुए जो संत समाज के लोग थे, वो आकर वहां पर सेवा भाव दिखा रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से दुर्व्यवस्था थी। और ये तस्वीरें बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने साझा भी कर दूंगी। चंद्रांशु महाराज जी, देखिए, सत्य को कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए मैंने वो, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रही हूं उस स्थिति की, और इसीलिए मुझे वो हर एक चीज याद है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने आपके सामने ये बातें रखी, क्योंकि वहां पर उस परिस्थिति में जो लोग थे, उन्होंने जो झेला, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। खैर, तैयारियों पे अगर हम आ जाते हैं, ये कहते हैं कि दरअसल भ्रम फैलाने की परिस्थिति हो रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये एकता को तोड़ने का प्रयास है। क्या आपको लगता है ये एकता को तोड़ने का प्रयास है? आज पहली बार लावनी जी, मुझको लगा जब सपा प्रवक्ता बोल रहे थे रामायण की चौपाई पढ़ा, तो मुझको लगा कि शायद आज किसी अच्छे प्रवक्ता से है सामंजस्य और शायद वो सच स्वीकार कर सकेगी। पर दुर्भाग्य से बात के जो उन्होंने बात किया, उसको सुनकर के मन आहत हुआ, क्योंकि हम सब लोग जब कुंभ मेला में जानते हैं, आप भी जानती हैं कि हम लोग अपने भक्त परिकरों के द्वारा सालों साल तैयार करके वहां सेवा करने के लिए जाते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करके, लुटा करके सेवा करके हम लोग आते हैं, और किसी सरकार पर हम लोग अधीनस्थ होकर के नहीं जाते। मेरा एक प्रश्न बड़ी जिम्मेदारी के साथ में है
पहले तो इन समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, आपने भी कई बार सुना होगा कि जब हम लोग, आप भी थोड़ी कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी आपके मन में, कि जब हम लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं कौन असली है कौन नकली है। इनके पास कौन सा थर्मामीटर है, कौन सा ऐसा नापने का इनके पास यंत्र है कि हम लोगों को ये बताएं कौन नकली है कौन असली है। अगर इनके पास सर्टिफिकेट का कोई एंगल है, इसको एक बार बताएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिन पूर्व में कुंभ का जिक्र करके ढिढोरा पीट करके व्यवस्था बना रहे हैं, कि जिसको इन्होंने व्यवस्था दिया था उसका नाम आजम खान है, जिसको ये लोग चाचा बुलाते हैं, और जिसने सरेआम भारत माता को डायन कहा था, जो भ्रष्टाचार में आज जेल की सलाखों के नीचे पीछे पड़ा हुआ है, उससे पूछो एक बार कि हमारे इतने महान शोषित कुंभ के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं। ये हम सब लोगों पर तमाचा था, ये हम लोगों पर हंसी थी। ये कौन सी व्यवस्था थी, किस व्यवस्था के तहत उन्होंने दिया था, कौन सा भाईचारा निभा रहे थे। और जिस तरह से विगत दिनों में कई थूक कांड मूत्र कांड आया है, उसको देखते हुए क्या जरूरत है क्या कि अभी उनको प्रवेश देना चाहिए इतने पवित्र त्योहार में, जब हमारी माताएं बहनें, हमारे घर के बुजुर्ग, हम सब जाकर के वहां पर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और इतना पवित्र। जी, तो बड़ा सवाल है, एक कैग की रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल चंद्रांशु महाराज जी जो बातें कह रहे हैं, अब अशोक जी और रमाकांत जी को जरा मैं 1 मिनट देना चाहती हूँ एक फेस ऑफ के लिए। शुरुआत अशोक जी आपसे कर रही हूँ। कैग रिपोर्ट मेरे सामने 2013 महाकुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई। 111 निर्माण कार्यों में से 81 बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। टेंडर से लेकर पेमेंट तक की बहुत कमियां थी। ट्रैफिक पुलिस सफाई ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% तक कई जगहों पर कमी पाई गई थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कैग की रिपोर्ट है। अगर ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2013 की जो तैयारियां थी वो आधी अधूरी थी, तो किस बिना पर आप वर्तमान तैयारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं? फेस ऑफ लीजिए अशोक यादव जी और रमाकांत जी का। अशोक जी पहले आप। कि एक कैग की रिपोर्ट मेरे पास भी है, और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भगवान राम मंदिर के निर्माण के समय वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अयोध्या का, उसने ठेकेदारों को बिना काम कराए भुगतान किया। 1-2 नहीं, कई करोड़ रुपए का अनड्यू बेनिफिट ठेकेदारों को दिया गया। ये भी कैग की रिपोर्ट है। भगवान राम के मंदिर में लूट मचाई जा रही थी, चंदा चोरी की जा रही थी, जमीन चोरी की जा रही थी। तो अगर इस तरह की धार्मिक आयोजनों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग धन उगाही करेंगे तो क्या हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे? और दूसरी बात, अभी अयोध्या की बात की तो चंद्रांशु जी महाराज जी अयोध्या से ही हैं, हनुमानगढ़ी से ही हैं। जरा चंद्रांशु जी जवाब दे दीजिए, आप सहमत हैं वो जो बात कह रहे हैं? चंद्रांशु जी की बात पे आप विश्वास करेंगे? कैग रिपोर्ट पे विश्वास नहीं, मैं चंद्रांशु जी महाराज की बात पर भी विश्वास करूंगी, क्योंकि वो वही अयोध्या से ही है और वो संत समाज से आते हैं, वो हिंदू धर्म को है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। चंद्रांशु जी आवाज अनम्यूट कीजिए। चंद्रांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पैनल जरा देखिए तो। मेरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरी बात सुनिए। मौजूदा यहाँ का सांसद समाजवादी पार्टी का है। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी जो भी भ्रष्टाचारी उसको दंड मिलना चाहिए। चंद्रांशु जी की आवाज नहीं आ रही है। चंद्रांशु जी की आवाज नहीं है। चंद्रांशु जी 1 सेकंड, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पैनल प्लीज ठीक कराइए। रमाकांत जी, जवाब एक रिपोर्ट का जवाब दूसरी रिपोर्ट से दे दिया गया। रमाकांत जी, जिस आयोजन का प्रबंधन आजम खान जैसे व्यक्ति के हाथ में हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने जिस तरह की व्यवस्था देखी, चाहे वो स्टेशनों के ऊपर में भगदड़ की बात हो या कल्पवास में जैसे आपने जिक्र किया उस तूफान के अंदर में, आप किस प्रबंधन की बात कर रही हैं लावनी जी? और किस भ्रम में हम लोग हैं? क्योंकि जिसका प्रबंधन उसके हाथ में हो, आजम खान के हाथ में हो। यहाँ पर सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, समाज को बांटने वाले सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों के पन्ने को फाड़ करके। पटना में लावनी जी, पटना में अटल जी के जन्म दिवस पर एक प्रोग्राम चल रहा था। महात्मा गांधी जी की भजन गाई जा रही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस भजन पर इन लोगों को हंगामा मचा दिए। तो गांधी जी के भजन पे अगर ये लोग हंगामा कर सकते हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं? मुद्दा क्या होता है, जवाब आप लोग क्या देते हैं? मुद्दा क्या होता है, जवाब क्या देते हैं? तैयारियों पर आप सवाल खड़ा करें तो उसी पर रहिए ना, महाकुंभ पर ही रहिए ना। वो कहते हैं जो 2013 की अव्यवस्था हमने देखी थी, क्या उससे आप 72 की आप बात अपेक्षा करते हैं? आप 2025 की बात करिए। योगी जी के नेतृत्व में ये कुंभ आपको
निश्चित तौर पर इनका दो ऑब्जेक्टिव है लावनी जी। अरे भारतीय जनता पार्टी का कुंभ के पीछे दो हिडन एजेंडा है। पहला हिडन एजेंडा 2027 का विधानसभा चुनाव और दूसरा हिडन एजेंडा अधिक से अधिक आर्थिक धनोपार्जन। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे जरा बता दीजिए, तो आपका क्या एजेंडा है इन तैयारियों पर सवाल खड़ा करके और गैर हिंदुओं को प्रवेश दिलवा करके? आपका एजेंडा क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। सिर्फ एक एजेंडा है लावनी जी कि इनका जो एजेंडा को फेल करना, इनका एजेंडा जो दोनों एजेंडा मैंने बताया उस एजेंडा सनातन को फेल करना। आइए चंद्रांशु महाराज जी, सनातनियों की बात करने वाले चंद्रांशु जी महाराज का लास्ट 20 सेकंड्स ले लीजिए। यानी सनातन को फेल करना ये एजेंडा है, मैं तो यही समझूंगी। सनातन को नहीं, इनके अंदर जो तो आपने तो साधु संतों पर ही जो व्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, उसी पर आपने कह दिया ये नहीं है तो इनका राजनीतिक मंशा हो सकती है। साधु संतों को ही राजनीतिक मंशा में डाल दिया था आपने। चंद्रांशु जी जल्दी से 20 सेकंड्स फिर समाप्त करते हैं। जी, अब इस समय यहाँ के जो सांसद हैं वो समाजवादी के हैं। जहां पर भ्रष्टाचार हुआ, मैं सोचता हूँ जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाएं, उसकी जांच करवाएं, जो भी दोषी हो दंड मिले। कुंभ मेला के अंदर विपक्ष मजबूत विपक्ष है, अगर इनको ठीक है, महाकुंभ में विपक्ष अगर मजबूत है तो सत्य के साथ, सत्य और सनातन के साथ आगे बढ़े, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिलेक्टिव ना हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी और मैं खुद भी बहुत जल्द ही महाकुंभ की उस धरती पर पहुंचने वाली हूं। प्रयाग की हर एक रिपोर्ट लेकर आपके बीच आऊंगी। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा ये था कि तैयारियां 2013 और तैयारियां 2025 में कितना अंतर है। एक तरफ सनातनी संदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ परेशान हो रहे हैं अखिलेश। ये परेशानी किस लिए है? क्या सनातनी प्रतिबद्धता और सनातनी एकता की जो वृहद तस्वीर इस महासमागम में नजर आने वाली है वो विपक्षियों को परेशान कर रही है? और अगर ऐसा है तो आकलन करना होगा। धन्यवाद एक बार फिर से। रण क्षेत्र में कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।